तो क्या कभी सोचा है कि दुनिया का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है वो असल में कितना नाजुक हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही किताब की सिद्धांत की पड़ताल करेंगे। एक ऐसी थियरी जो न सिर्फ आने वाले एक बड़े वित्तीय संकट की भविष्यवाणी करती है, बल्कि उससे बचने के तरीके भी सुझाती है। तो चलिए इस दिलचस्प थियरी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये किताब शुरू होती है एक ऐसे कोट से जो आपको सीधे भविष्य में ले जाता है और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देता है। जरा सोचिए, साल 2024 की एक ऐसी दुनिया जहां शेयर बाजार जैसी कोई चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला नजरिया है ना, और यही नजरिया हमें उस बड़ी चेतावनी के लिए तैयार करता है जो किताब में आगे आने वाली है। और बात यही खत्म नहीं होती। लेखक इस भविष्य की एक और भी डरावनी तस्वीर खींचता है। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां कैश है ही नहीं, मतलब जीरो कैश। हर नागरिक पर बायोमेट्रिक सेंसर से 24 घंटे नजर रखी जा रही है, और आप जो भी जानकारी देखते हैं, सुनते हैं, उस पर सरकार का पूरा कंट्रोल है। ये सिद्धांत हमें असल में इसी तरह की एक दुनिया से बचाने की, या कहें कि आगाह करने की कोशिश करता है। तो भविष्य की ये जो डरावनी तस्वीर है, ये हमें कहाँ ले जाती है? ये हमें किताब के सबसे बड़े और सबसे सनसनीखेज दावे पर ले आती है। दावा ये है कि एक असली कोलैप्स, एक असली पतन बस दरवाजे पर है, और दुनिया के जो सबसे पावरफुल फाइनेंशियल एलीट्स हैं ना, वो इसके बारे में एक दूसरे को चुपके से इशारे दे रहे हैं। अगर सबूत की बात करें तो जरा 2014 के इन 100 दिनों पर नजर डालिए। ये कोई एक अकेली चेतावनी नहीं थी, नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाएं BIS, G20, IMF, सबने एक के बाद एक गंभीर चेतावनियां जारी की। अब इस थ्योरी का तर्क ये है कि ये सब एक के बाद एक होना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो अंदर के लोगों के लिए एक कोऑर्डिनेटेड, मतलब एक सोचा समझा, लगभग गुप्त अलर्ट था। तो इससे एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या ये जो चेतावनियां थीं, ये आम लोगों के लिए थीं? ये सिद्धांत कहता है, बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, ये सब इतनी टेक्निकल भाषा में लिखी गई रिपोर्ट्स थीं कि उन्हें सिर्फ दूसरे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ही समझ सकते थे। मतलब ये एक तरह का सीक्रेट कोड था, एक इशारा कि देखो, बड़ा तूफान आने वाला है, अपनी अपनी किश्तियां बांध लो। अच्छा, तो चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि एलीट्स को आने वाले संकट का पता चल जाता है। तो फिर वो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? यहीं पर यह किताब एक और दिलचस्प थ्योरी सामने रखती है। वो बताती है कि कैसे डर और पैनिक के माहौल का इस्तेमाल करके एलीट क्लास अपने छिपे हुए एजेंडे को आगे बढ़ाती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं शॉक डॉक्ट्रिन। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। जब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं ना, तो वो सुरक्षा के लिए, ऑर्डर के लिए अपनी आज़ादी तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। और बस ठीक इसी नाजुक मौके का फायदा उठाकर नेता वो नीतियां लागू कर देते हैं जिन्हें अगर हालात सामान्य होते तो कोई कभी भी मंजूर नहीं करता। और ये थियरी असल में कैसे काम करती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है 9/11 हमलों के बाद पास हुआ USA पेट्रियट एक्ट। उस वक्त जो डर का माहौल था, जो दहशत थी, उसमें निगरानी बढ़ाने वाले और पर्सनल फ्रीडम को कम करने वाले कानून बहुत आसानी से पास हो गए। क्यों? क्योंकि उस एक पल में सुरक्षा हर चीज से बड़ी प्राथमिकता बन गई थी। तो अब तक हमने ये देखा कि संकटों का राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जा सकता है, लेकिन अब समझते हैं कि ये किताब आज के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर छिपे हुए भारी भरकम रिस्क को कैसे समझाती है। और इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। जरा कल्पना कीजिए, हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक बहुत बड़े अस्थिर बर्फीले पहाड़ जैसा है। अब हर छोटी मोटी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक बर्फ के छोटे से टुकड़े, एक स्नोफ्लेक की तरह है। ज्यादातर तो हार्मलेसली गिर जाते हैं, कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हर एक टुकड़ा बर्फ की परत को और मोटा और खतरनाक बनाता जाता है। और फिर एक दिन बस एक गलत स्नोफ्लेक, एक छोटा सा ट्रिगर, और पूरा का पूरा पहाड़ ढह सकता है। तो सवाल ये है कि ये बर्फीला पहाड़, ये स्नोपैक आखिर है कितना बड़ा? ये किताब ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में डेरिवेटिव्स के लिए एक आंकड़ा देती है जो दिमाग हिला देगा। आंकड़ा है $700 खरब। 700 खरब! ये डेरिवेटिव्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ये उनकी कुल कीमत है। अब इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए, ये पूरी दुनिया की कुल सालाना GDP का 10 गुना है। 10 गुना! इस थ्योरी के मुताबिक यही है उस तबाही का साइज,
उस हिमस्खलन का पैमाना जो किसी भी छोटे से ट्रिगर से शुरू हो सकता है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो तबाही कितनी बड़ी होगी? तो फिर वो स्नोफ्लेक्स, वो छोटे ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं जो इस हिमस्खलन को शुरू कर दें? किताब में कई संभावनाएं बताई गई हैं, जैसे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल संघर्ष, या मान लीजिए कोई देश दिवालिया हो जाए, या कोई बहुत बड़ा हेज फंड जो एक तरह का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है वो डूब जाए, या फिर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या एक बड़ा साइबर हमला। इनमें से कुछ भी वो आखिरी तिनका साबित हो सकता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है और डरावनी भी, लेकिन क्या इसका कोई समाधान भी है? अच्छी बात यह है कि हाँ, है। ये किताब सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि इस आने वाले कोलैप्स से खुद को बचाने के लिए एक बहुत ही खास इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी बताती है। और यहाँ पर पारंपरिक निवेश और इस किताब की बताई रणनीति में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स यानी कागजी संपत्ति, और दूसरी तरफ है एक बुलेट प्रूफ रणनीति जो टिकी है मूर्त यानी ठोस संपत्ति पर। अब संकट के समय में कौन सी रणनीति ज्यादा सुरक्षित लगती है? इस रणनीति के पीछे की समझ सदियों पुरानी है और एक बहुत ही यादगार कहानी में छिपी है। लेखक ने पुराने यूरोपीय परिवारों से पूछा, वो परिवार जो 30 साल के युद्ध, नेपोलियन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 सब कुछ झेल गए और फिर भी अपनी संपत्ति बचा पाए। जब उनसे पूछा कि ये कैसे किया, तो उनका जवाब बहुत सीधा था, 1/3, 1/3 और 1/3। मतलब 1/3 जमीन, 1/3 सोना और 1/3 फाइन आर्ट। ये वो चीजें हैं जो कागजी पैसा बेकार हो जाने पर भी अपनी कीमत नहीं खोती। तो इस किताब की सिफारिशें बिल्कुल साफ हैं। अपनी संपत्ति को ठोस चीजों में बांटें, जमीन, सोना और कला। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, हमेशा अपने पास अच्छी खासी मात्रा में कैश जरूर रखें, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि जब संकट आता है तो कैश इज किंग। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, इतिहास में ऐसी भविष्यवाणियां तो बहुत हुई हैं जहां बड़े पतन की बातें की गई। तो सवाल ये है कि क्या ये भी बस वैसी ही एक और चेतावनी है, या इस बार हालात वाकई में अलग हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूर चाहिए।